अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं बहरीन सप्पे। आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको उसके हवाले से बताते चले, हम बात करेंगे नैब पर। जी हाँ, नैब 17 बरसों से जो नैब की कार्रवाइयाँ रही हैं, जो नैब की परफॉर्मेंस रही है और जो बहुत से केसेस हैं, मेगा केसेस, उनके हवाले से नैब क्या करता रहा, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन जो ताज़ा तरीन इस वक्त सिचुएशन है, जिसके मुताबिक क्या जो नैब ऑर्डिनेंस है उसमें तब्दीली आ सकती है, हुकूमत वक्त इस हवाले से अगर ये फैसला करती है तो क्या ये सियासी तौर पर एक सही फैसला होगा? इसके रद्द अमल में अपोजिशन क्या करेगी एक ऐसे वक्त में जब नैब जो है अब हुकूमती शख्सियात पर, यानी कि अब उसके तोपों का रुख जो है हुकूमत की जानिब हो चुका है, तो ऐसे में अपोजिशन का किरदार क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पठानकोट वाक़े के हवाले से। पाकिस्तान ने काफ़ी पेशरफ्त की, इस हवाले से एक FIR भी दर्ज हुई गुजरावाला में, और ये सब कुछ करने के बाद खासतौर पर आपको बताते चले कि पंजाब में इस हवाले से कार्रवाइयाँ की गई और बताया ये गया कि कुछ मुश्तबा अफराद जिनका ताल्लुक शायद पठानकोट वाक़े से किसी हद तक जुड़ता है, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वज़ीर दिफा है मनोहर पारिकर, वो बहुत ही जारहाना बयानात देते हैं। क्या चाहता है भारत और उसकी चाहत के जवाब में पाकिस्तान क्या चाहता है, इस बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर पाई जाने वाली जमहूरियत। जी हाँ, जमहूरियत का दावा करने वाली ये जमातें, इनके अंदर कितनी जमहूरियत है, इस हवाले से पिलडाट की एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे आखिर में हम जरूर बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। जी हाँ, आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और सामा यूनाइटेड के दरमियान होने वाला ये फाइनल मैच, शायकीन क्रिकेट जिनकी बहुत नजरें हैं इसके ऊपर, इस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नैब के हवाले से हमने बात करें, मेहमान भी हम आपको इंट्रोड्यूस कराते चले। इस वक्त हमारे साथ कमरजमान कायरा साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और हमारे साथ माइजा हमीद मौजूद है, नून लीग की रहनुमा। माइजा, आपसे बात का आगाज करते हैं। एक ऐसे वक्त में जैसा कि अभी मैंने आगाज में कहा कि जब नैब की तोपों का रुख, यानी कि नैब ने इस वक्त जो बात करनी शुरू कर दी है, हुकूमत वक्त की बात करनी शुरू कर दी है, नून लीग का जैसे जिक्र आ जाता है तो उसके बाद सवाल उठने शुरू हो जाते हैं इसी नैब की कारकर्दगी पर, इसकी परफॉर्मेंस पर, जबकि इस पर सवाल उस वक्त नहीं उठते थे जब सिंध में होता था सब कुछ। तो क्या एक ऐसे वक्त में नैब ऑर्डिनेंस में जो तब्दीली लाना है, वो आप क्या समझती है एक दुरुस्त फैसला होगा हुकूमत का? देखिए, मैं समझती हूँ पहली बात तो ये कि कोई तब्दीली अभी आ नहीं रही। दूसरी बात ये कि नैब एक ऐसा इदारा है तो जिस तरह आप नहीं, फैसला नहीं किया गया, अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। जो मैं वैसे एक फॉर इंफॉर्मेशन बताना चाहती हूँ कि नैब एक ऐसा इदारा है जो पहले जो है डिक्टेटरशिप में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता रहा, और बहुत से लोगों को जो है पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया, हालांकि उनके खिलाफ कोई सबूत या शवायद नहीं निकाले गए, और इससे जो है डराने और धमकाने का काम ज़्यादा लिया गया, ना कि कोई करप्शन के केसेस सामने आए। तो मैं समझती हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एज हेड ऑफ स्टेट और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिस तरह मैं और दीगर लोग हैं, अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि उसको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और रिफॉर्म्स का मतलब ये कतई नहीं होता कि इसको किसी किस्म की थ्रेट है। रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि वो इदारा जो जहाँ पे 8 करप्ट अफसर भी पकड़े जाएं और वहाँ पे भी वो कोई दूध की धुली भी तो नहीं है इंस्टीट्यूशन। अब इलेक्शन कमीशन पे इमरान खान साहब ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, तो अब इसको हम थ्रेट समझें? मैं नहीं समझती कि इसको थ्रेट समझना चाहिए। ये एक रिफॉर्म की बात की गई प्राइम मिनिस्टर ने एक जलसे में, और उसमें उन्होंने दीगर और भी इंस्टीट्यूशंस का नाम लिया, लेकिन उसका जो है कन्वीनियंटली नाम खत्म करके सिर्फ नैब को सामने लाया गया। अच्छा, चलिए ठीक है। हमारे साथ कमरजमान कायरा साहब भी मौजूद है। कायरा साहब, आप क्या कहते हैं कि अगर हुकूमत जो ऑर्डिनेंस है, नैब ऑर्डिनेंस, उसमें तब्दीली करती है, तो आप क्या समझते हैं ये सियासी तौर पर एक दुरुस्त फैसला होगा? खासतौर पे आपकी पार्टी और दीगर जो अपोजिशन पार्टीज है, क्या वो एक ऐसे वक्त में जब नैब जो है हुकूमती अराकीन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, से कब तो सिंध में हो रही थी कार्रवाइयाँ? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म साहब का बयान आइसोलेशन में नहीं देखने की ज़रूरत। वज़ीर आज़म साहब ने उस बयान में यकीनन बहुत सारी बातें कही हैं। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ओगरा, नेपरा, पेमरा पता नहीं हमारे रास्ते की रुकावट है, इनके कवानीन ये कौन कौन से कानून बन गए हैं। फिर उन्होंने ये भी फरमाया है कि लोग हमें हुकूमत में लाते हैं, फिर हमें घर भेज दिया, भेज कोई और देता है, अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए से मुराद ये है कि वज़ीर आज़म साहब को कोई ख़तरा लग रहा है तो वो यकीनन नैब से नहीं है, वो किससे है, वो तो वज़ीर आज़म साहब बेहतर बता सकते हैं, कौम को या पार्लिमान को एतमाद में लेके बता दें।
रही बात नैब को, अगर कुछ लोगों के साथ उनका वजीर आजम साहब को कोई शिकायत मिली थी तो वो नैब के चेयरमैन को कन्वे कर सकते थे, वो तरीकाकार से कर सकते थे। उसके अंदर उन्होंने फरमाया कि नैब अपने आप को दुरुस्त कर ले वरना हम दुरुस्त कर देंगे। तो जब ये लहजा होगा तो फिर उसके माने यकीनन और निकाले जाएंगे। और जब उस सूरत में कि नैब की तरफ से ये खबरें आ रही हों कि अब नैब ने पंजाब में जाके कुछ कार्रवाइयां या उन्होंने कुछ रिकॉर्ड लिए हैं, फिर वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा कि वो जो प्रोजेक्ट हैं उनके अफसरों को जाके पूछते हैं। ये खाली कोई चंद सरमायादारों की बात नहीं है, उन्होंने बाकायदा कहा है कि जी कुछ अफसरों को जाके पूछते हैं, फिर अफसर खौफजदा हो जाते हैं, फिर वो काम नहीं करते हैं। तो ये सिंध में जो सूरत हाल काफ़ी अरसे से पहले रेंजर्स ने और फिर नैब ने शुरू की हुई है और FIA ने शुरू की हुई है, क्या वहाँ की गवर्नमेंट पैरालाइज नहीं हुई? क्या वहाँ डिसीजन मेकिंग खराब नहीं हुई कि वज़ीर आज़म साहब सिर्फ यहाँ की बात कर रहे हैं? तीसरी गुजारिश है कि वज़ीर आज़म साहब के बाद यही बातें जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी नैब जो है ये किसी की खुशनुदी के लिए, किसी को खुश करने के लिए अगर यहाँ पंजाब में आना चाहेगी तो हम उसको कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं देंगे। किस कानून के तहत और किसको खुश करने के लिए? हमें तो खुश करना नहीं है, हमें तो खुश करना हो तो हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करें। तो किसको खुश करने के लिए वो बात कर रहे हैं तो वो वाजे करें कौम को। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बातें कही हैं कि जी हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आके अगर उनको रोकना चाहेंगे तो हम नहीं रोकने देंगे, तो ये तो सीधा सीधा बड़ा खुला मामला है जी। इससे पहले भी जब नैब ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे एक लिस्ट मेगा करप्शन स्कैंडल्स की, जो उनके पास ओवरऑल एक लिस्ट थी जिसमें किसी को नया एलिगेशन नहीं था, वो एक लिस्ट भेजी जिसमें वजीर आजम साहब का नाम भी था, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब का नाम भी था, फाइनेंस मिनिस्टर साहब का नाम भी था, हमारी क़यादत के भी, बाकी जमातों के भी, चौधरी शुजात साहब का नाम भी। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के तमाम मुकदमात जो है वो उनसे वो बरी हो जाते हैं सवाए एक मुकदमे के। देखिए मोहतरमा, मैं जो बात कर रहा हूं कि उसमें हमारी क़यादत का नाम था और आसिफ जरदारी साहब 18 साल के बाद भी अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता और केस ड्रॉप होता है तो फिर उसकी अपीलें होती हैं, फिर वो मीडिया में डिबेट होता है, फिर भी नैब उस पर एक्टिव होता है। हमें तो कोई एतराज नहीं है। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूं कि जब नैब ने वो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में भेजी तो उस पर जो हुकूमती रिएक्शन था उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर साहब ने और जो हमारे इतलात के वजीर हैं परवेज रशीद साहब, उन्होंने तो बाकायदा कहा था ये पकड़ियां उछालने वाला इदारा है, इसका इलाज होना चाहिए। और स्पीकर ऑफ द असेंबली ने कह दिया जी, कौमी असेंबली ने, कि ये जो चेयरमैन हैं नैब, इनके खिलाफ रेफरेंस आना चाहिए। तो ये कोई नई बात नहीं है। जब कभी इनके खिलाफ बात होती है, वही चेयरमैन नैब जिन्हें आप वो मिलकर सिलेक्ट कर, ये बताइएगा हम जरा सी नैब की कारकर्दगी के बारे में भी बात करना चाहते हैं क्योंकि नैब क्या कर रहा है। एक मिनट रुकिए जरा, जी जी, एक मिनट रुकिए जरा। जी जी, पहली बात तो ये है कि हमने और मुस्लिम लीग ने, यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ने जो मिल के चुना था, अगर वो बंदा चुना गया असूल के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक, अगर वो गलत काम करता है तो हम बिल्कुल उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन एक गुजारिश और भी है, नैब के कवानीन में बेहतरी लाने की गुंजाइश मौजूद है, बिल्कुल हमने कहा था, COD में भी है। और लेकिन COD को जब हमने आपकी पार्टी साथ देगी अगर इस वक्त हुकूमत इस पर फैसला करती है? हाँ जी, देखिए, अगर तो जब हमने उसमें COD में पे अमल दरामद करते हुए इसको अमेंड करना चाहा, उस वक्त मुस्लिम लीग पीछे हट गई। अब 3 साल से, पौने 3 साल से ये बैठे हुए हैं, उस वक्त इन्होंने कुछ नहीं किया। अब जब इनका नाम आ गया है, इनके नाम के तो बारी आ गई, तो उसका मतलब ये हुआ ना, आज अगर करेंगे तो ना तो हुकूमत की बात सुनेंगे, ना जो भी जमात इनके साथ खड़ी हो, भले मेरी जमात हो, लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे। मीडिया तो ऑलरेडी कह रहा है मुकमका हो गए। ठीक है कायर साहब, आपका मौकफ आ गया, आपकी पार्टी क्या कह रही है? खुर्शीद शाह साहब यही कह रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में जो अपोजिशन पार्टीज है वो तो इनका साथ नहीं देंगे। सिर्फ ये बता दीजिए, हम इसकी कारकर्दगी पर भी जरा नजर डालते हैं नैब की। तो 3,09,000 शिकायत नैब को मौसूल होती है, जिनमें से सिर्फ 6,662 केसेस दुरुस्त करार पाते हैं। ठीक है, हम ये भी देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, राजा परवेज अशरफ, चौधरी शुजात हुसैन, इनके केसेस ज़ेर इल्तवा है। आसिफ जरदारी साहब का जैसे कि मैंने जिक्र किया कि उनके एक मुकदमे के अलावा तमाम मुकदमात में वो बरी हो गए हैं। आप क्या समझते हैं, नैब की परफॉर्मेंस कैसी रही है और कितना अब इस पे डिपेंड किया जा सकता है? ये इस वक्त की नैब कैसी है? पहली तो गुजारिश ये है कि जरदारी साहब को 18 साल पहले बीबी शहीद के साथ मुकदमात में इन्वॉल्व किया गया,
मेजॉरिटी मुकदमा वो थे जो मलक कयूम, मजमूई तौर पे बात कीजिए, मैं मजमूई ही बात कर, आपने आसिफ जरदारी साहब को सिंगल आउट करके बात किया तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना मोहतरमा। साहब की बात की है, मैंने शुजात साहब की भी बात की है। ऐसे नहीं किया। देखिए आपने कहा ना कि उनके केसेस मौजूद हैं, इनके बरी हो गए, तो मैं ये तो नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं, इसका मुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना। जरदारी साहब के खिलाफ 18 साल पहले मुकदमे बने थे। देखिए मोहतरमा, आपको कमेंट करते हुए मोहतात होना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करेंगी, मेरी लीडरशिप को अलर्ज करेंगी, मैं रिप्लाई किए बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। ये बात एहतियात से कीजिए आप भी। सो अर्ज ये है कि नैब की कारकर्दगी जो है, नैब के पास पेंडिंग केसेस जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, और वो केसेस हाई कोर्ट ने बाकायदा उन पे स्टे दे दिया था कि इनकी तहकीक नैब नहीं करे। आज भी अगर, और जो कोर्टों में केस चले गए वो तो अदालतों ने फैसले किए हैं ना, वो नैब ने तो ड्रॉप नहीं किए। आसिफ जरदारी साहब को तो 18 साल के बाद अगर अदालतों ने ड्रॉप किए हैं तो अदालत की बात करें, नैब का तो उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये दोनों को मिक्स मत करें, अलग अलग रखिए। और नैब की कारकर्दगी के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं सर, हम तो नैब की कारकर्दगी का सवाल कर रहे हैं जो अभी तक नैब करता रहा है गुज़िश्ता 17 वर्षों से। क्या आप उससे मुतमईन हैं? इस पर भी जवाब दे दीजिए। जी मैं तो यही कह रहा हूं कि नैब की परफॉर्मेंस, देखिए ना, एक मोहतरमा, एक याद रखिए, मेरा भी इसी शोबे से ताल्लुक है, मैं भी रोज यही खंगालता रहता हूं। जब भी आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं और स्ट्रक्चर दे जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर हमें उसको एड्रेस करना होता है। मैं कोई तिफले मकतब तो नहीं हूं, मुझे ठीक है, वो तो हो गया ना, साहब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और जहां तक नैब का ताल्लुक है, नैब की परफॉर्मेंस एक सीरियस क्वेश्चन है, इसको इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, लेकिन आज उसका वक्त नहीं है। जिस तरीके से किया गया वो तरीका ठीक नहीं है और आज उसका वक्त ठीक नहीं है, इसलिए कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मीडिया कह रहा है कि हमने मुकमका कर लिया मुस्लिम लीग ने, और मीडिया इमरान खान साहब को भी निगेद रहा है कि जब सियासतदानों की बारी आई है तो उन्होंने ये शुरू कर दिया है। आज बिल्कुल इसका वक्त नहीं है, ना लोग इसको कबूल करेंगे ना मीडिया माफ करेगा। जी ठीक है। कमर ज़मान कायरा साहब, आपका मौका पहुंचा। माइजा, हमें आप भी जवाब दे दीजिए इस बारे में कि क्या ये नैब, जिसके अगर हाथ पांव बांध दिए जाएंगे तो फिर ये जो पहले ही उस तरह से एहतसाब नहीं कर पा रहा, ये इदारा क्या करेगा, क्या डिलीवर करेगा? देखिए जी, पहली बात तो बड़ी क्लियर है कि पिछले 5 साल जो है नैब किस हुकूमत के नीचे, पहले तो ये क्लियरिफाई कर लें कि ये किसके नीचे था, ये फेडरल गवर्नमेंट किसकी थी। दूसरी बात ये है कि देखें, रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो अभी कायरा साहब ने खुद एडमिट किया, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है, बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि जी अभी टाइम दुरुस्त नहीं था, कब टाइम दुरुस्त था? शायद टाइम उस वक्त दुरुस्त था जब पिछले टेन्योर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त ये लोग रिफॉर्म्स कर लेते। बात वैसे रिफॉर्म्स तक अभी आई नहीं है, लेकिन रिफॉर्म्स की अभी ज़रूरत है। अगर एक इदारा जो किसी भी इंसान को जो है पकड़ता है, उसकी पब्लिक ट्रायल होती है, उसकी मीडिया ट्रायल होती है, उसको जो है उसकी पगड़ियां उछाली जाती हैं लोगों के सामने, और उसके खिलाफ जो है फिर आपके पास सबूत व शवाहिद पूरे नहीं होते और आप उसकी जिंदगी जो है उसका जीना हराम कर देते हैं, और उसको पहले ही आप कन्विक्ट कर देते हैं कोर्ट जाने से। ये कहना तो है ऐसे इदारे को मुझे 1 मिनट दे दें, मुझे 1 मिनट दे दें। आपने काफी टाइम दिया कायरा साहब को। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे इदारे को ऑब्वियसली रिफॉर्म्स की जरूरत है। और दूसरी बात यह कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है पूरी कोशिश करें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए और पाकिस्तान के बिजनेसमैन यहाँ पे इन्वेस्ट करें, अगर उन बिजनेसमैन को हरासा किया जाएगा विदाउट एविडेंस, तो तब भी जो है अपने अंदर झांकने की जरूरत है नैब जैसे इदारे को। तीसरी बात में एक और क्लैरिफाई जरूर, कमर ज़मान कायरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। कहना दोनों का ही है कि नैब को रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन ऑपोजिशन का ये कहना है कि शायद ये सही वक्त नहीं है। अब से 2.5 साल पहले तक जब सिंध में कार्रवाइयां होती रही तो उस वक्त इस बारे में क्यों नहीं सोचा गया। नाज़रीन, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस वक्त पंजाब में जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसके नतीजे में जो दहशतगर्द, जो अफराद मुबैना तौर पर पकड़े गए, उनका ताल्लुक पठानकोट से और पठानकोट वाक़े के हवाले से पाकिस्तान की पेशरफ्त और इसके जवाब में भारत का जो जारहाना रवैया है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में पठानकोट हमले के हवाले से मुकदमा तो दर्ज हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि भारत का जारहाना रवैया और उनके जो बयानात है, खासतौर पर वजीर दिफा ने जो भी बयान दिया मनोहर पारिकर ने, काफ़ी जारहाना बयान उनकी जानिब से आया। जबकि पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में छापे भी मारे गए और ये भी बताया गया कि जो लोग पकड़े गए हैं मुबैना तौर पर उनका कुछ ताल्लुक पठानकोट वाक़े से शायद जाकर मिलता है। नाकाफ़ी शवाहिद है पाकिस्तान का ये कहना है पठानकोट वाक़े के हवाले से, लेकिन इसके बावजूद मुशर्रिक ख़ारजा सरताज अजीज़ ने इस बात की भी तस्दीक की है कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो हुकूमती तहवील में है, लेकिन चूंकि शवाहिद नाकाफ़ी हैं, शवाहिद जब इस कदर मौजूद होंगे तो उसके बाद इस पर मजीद पेशरफ्त हो सकेगी। इसी मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार मौजूद है जनरल अमजद शुएब साहब। अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कल सियालकोट, दीना, गुजरावाला, जेहलम में मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे गए और जो अफराद पकड़े गए उनका ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है, वो जो नंबर 1 इस्तेमाल हुआ वो कलदम तंजीम लश्कर जंगवी का नंबर था। ये मामला जो है ये तमाम तर किस जानिब बढ़ रहा है? देखिए, नंबर वाला मामला भी अभी कॉन्क्लूसिव नहीं है। ये सारा किस्सा अभी मशकूक है और शक व शुबे की बुनियाद पे लोगों को पकड़ा जा रहा है, सिर्फ इस ख्याल से कि इंटेरोगेशन करेंगे तो शायद किसी से कुछ कोई लीड मिल जाए। लेकिन आपको याद होगा, आपको पता है कि आजकल ग्रेड ट्रैफिकिंग का भी दौर है। वहाँ अमेरिका से आपको कोई टेलीफोन करता है तो नंबर पाकिस्तान का आ जाता है। तो ये इसमें टेक्नोलॉजी में कई ऐसे चीजें निकल आई हैं जिससे कि एक्चुअल आदमी तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। अच्छा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो गलती हमने ये की है कि जब तहकीकात अभी कर रहे थे और हमें कोई सॉलिड एविडेंस भी नहीं दिया गया, तो शक व शुबे की बुनियाद पे हमें FIR दर्ज नहीं करनी चाहिए। अच्छा। FIR दर्ज करने से ये हुआ कि हमने एक चीज तो तस्लीम कर ली कि लोग हमारे ही हैं, अभी पकड़े नहीं गए, पकड़े जाएंगे या पता लग जाएगा, जो भी होगा। लेकिन एक चीज तो मुस्तनद हो गई कि आपके लोग हैं, आपने तभी FIR दर्ज कर ली। अब आप देखेंगे कि इंटरनेशनल प्रेशर, और भारत तो नहीं मानेगा उसको, वो अपने आप को अमेरिका समझता है, जैसे वो डू मोर हमें कहते रहे, ये भी डू मोर का, आप उनकी एक बात मान लें तो 10 और आ जाएंगी। और वो प्रेशर अब ये आएगा कि जी चूंकि आपने ये तो तस्लीम कर ही लिया कि लोग आपके हैं, तो अब जल्दी उनको पकड़ के दें हमें। ठीक है। अमजद शुएब साहब, आपका ये कहना है कि अभी ये तमाम तर बातें करना कबल अज़ वक्त होंगी कि वो नंबर्स कहाँ से थे, ताल्लुक उनका किससे था, और जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनका ताल्लुक इस वाक़े में है कि नहीं है। चलिए, ये बात तो दुरुस्त है। ये बताइएगा कि जो इस वक्त वज़ीर दिफा है मनोहर पारिकर, जैसे कि आपने कहा जिस तरह की एग्रेसिव स्ट्रैटेजी भारत की, और हमने तो यहाँ पे FIR दर्ज करा के सरे तस्लीम खम कर लिया, लेकिन उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसके बाद पाकिस्तान का अब रवैया होना क्या चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का रवैया ये होना चाहिए था कि हमें हर लिहाज से, हर तरह हिंदुस्तान का जो चेहरा है वो बेनकाब करना चाहिए था। एक तो ये कि वो आप पिछली हिस्ट्री से ले लें तो खुद वो उसके मिनिस्टर्स और सारे इतराफ करते हैं कि हम पाकिस्तान में ये करवाते रहेंगे, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते रहेंगे। फिर आपने डोजियर उठा के कहीं और दे दिए, यहाँ क्यों नहीं मसला उनके साथ खड़ा करते? आप क्यों नहीं बात करते कि इतना कुछ आप यहाँ करवा रहे हैं? और जो आपको अभी धमकी दिया मनोहर पारिकर ने, वो भी यही है, क्योंकि वो यहाँ टेररिज्म करा रहे हैं, तालिबान को उन्होंने हाथ में रखा हुआ है, तो वो इस तवक्को में है कि फिर पैसा लगाएंगे, फिर कुछ न कुछ करवा लेंगे। तो ये चीज जो है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बारहा कह चुके हैं कि बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसी जो फंडिंग कर रही हैं वो एक तशवीशनाक चीज है, क्योंकि उसको रोकने का जरिया होना चाहिए। और वो अभी तक उस सिमत में कुछ नहीं हुआ। अफगानिस्तान के साथ हमारा मामला कोई तय नहीं हुआ, और अफगानिस्तान जो है वो बड़े खुल के उनकी मदद कर रहा है, तो वो तो इस पोजीशन में है कि यहाँ कुछ न कुछ करवा देंगे। अच्छा, अमजद शुएब साहब, ये बताइएगा कि मौलाना मसूद अजहर के हवाले से अब सरताज अजीज साहब ने कह दिया कि वो हुकूमती तहवील में, इससे पहले डिनाई कर दिया गया था हुकूमत की जानिब से, जबकि राना सनाउल्लाह ने इस बात को एक्सेप्ट किया था। लेकिन अब अगर वो हुकूमती तहवील में है तो फिर इंतजार किस बात का है? क्या देखा जा रहा है, किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, हुकूमती तहवील में उनको रखा गया है, और जो पहली इंटेरोगेशन वगैरह हुई थी उसमें ये कहा गया था कि वो मुलव्वस नहीं है, उनसे कोई ऐसी बात पता नहीं चली। आपने मसूद अजहर के मदरसे पे भी छापा मारा, आपने उनके घर की भी तलाशी ली, किसी जगह से कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं निकली। अब आप उसको सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अगर ये करें कि हमने चूंकि उसको तहवील में रखा हुआ है तो अब कोई FIR वगैरह दर्ज करवा के तुमको जवाब रख लें,
تو وہ بھی درست نہیں ہے. وہ کسی نہ کسی وقت اس کی بیل ہو جائے گی, وہ جائے گا عدالت میں, جب آپ کچھ نہیں پیش کریں گے تو اس کی بیل ہو جائے گی, یا وہ ویسے چھوٹ جائے گا, آپ کو کہا جائے گا کہ امجد شیخ صاحب اس بات کی تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا کہ جو اس وقت بیان بھارتی وزیر دفاع نے دیا, اس کے بعد پاکستان کی اسٹریٹجی جو میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا, کیا ہونی چاہیے, اور کیا بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ان سے پیچھے ہٹنے کے لیے اس طرح کے اشتعال انگیز بیانات دے رہا ہے, چاہ کیا رہا ہے؟ جبکہ ہم تو یہاں ایف آئی آر بھی درج کر رہے ہیں, ہم تو چھاپے بھی مارے ہیں, ہم تو لوگ بھی پکڑ رہے ہیں, لیکن ان کی جو جاریت ہے وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں نا, وہ تو ان کی ایک اسٹریٹجی ہے, انہوں نے آپ سے مذاکرات نہیں کرنے. اگر مذاکرات کرنے ہوتے تو وہ بڑی سیدھی سی وہ تو ہمیں انوائٹ بھی کر رہے ہیں نا, آ جائے آپ آ کے تحقیقات کریں یہاں پر. وہ تحقیقات تو ابھی ہوں گی, لیکن کیا اتنی دیر وہ جو ایویڈنسز ہیں وہ کوکڈ اپ نہیں ہو جاتے, وہ رہ جاتے ہیں وہاں پہ ایویڈنس. 3 مہینے میں تو آپ نے 2-2.5 مہینے اگر ہو گئے تو وہ تو ساری آپ نے اسٹیٹمنٹس وغیرہ لوگوں کو رٹا دی ہوں گی, جب جا آ کے جو پوچھیں گے وہ رٹی رٹائی باتیں آپ کو سنا دیں گے. بالکل صحیح. یہ تو اسی وقت ہونا چاہیے تھا. جو بھارت نے اس وقت آپ کو ڈینائی کیا, آپ بھی مطمئن ہو کے بیٹھ گئے, بیس کے اندر آپ کو وہ جانے نہیں دیں گے. اب اسٹریٹجی آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ ایک طرف تو آپ پوری دنیا کو باور کرائیں کہ ہم سیریس ہیں اور ہم بالکل اپنے علاقے سے, اپنی زمین سے کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ یہاں سے دہشت گردی کرے. لیکن جو افغانستان کی سرزمین سے ہوتی ہے, جو بات بھارت کر رہا ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے اور اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ امجد شیخ صاحب, بھارت کی جانب سے اس طرح کے بیانات کے بعد اب کیا پاکستان کی جانب سے کوئی رد عمل دکھایا جائے گا, یا ہم اسی طرح سے پیسے بھی رہیں گے؟ نہیں پیسے رہیں گے, یہ رد عمل نہیں. دیکھیں, یہ حکومت کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے یہ وہ 1 قدم کی بات کرتے ہیں, اب 2 قدم خود آگے بھاگے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, کیا دوستی کے یہ طریقے ہوتے ہیں کہ آپ کو 8 جہاز ملنے لگے اور بھارت نے کتنی مخالفت کی؟ ہاں بالکل, واویلا مچایا, اور امریکہ نے پھر ان کو منہ توڑ جواب بھی دیا. دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو, آپ بے دست و پا اس کے چوکر پہ ہوں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں, تو پھر یہ تو حکومت کی اپنی خام خیالی ہے نا. دشمن کو دشمن سمجھ کے بات کی جائے تو پھر تو بڑا بالکل. امجد شیخ صاحب, بغل میں چھری منہ پہ رام رام, بہت شکریہ آپ کا ہم سے کرنے کے لیے. سیگمنٹ کا ہمارا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, یہاں پہ ہم نے بریک لینی ہے, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں جو اندر جمہوریت ان کے پائی جاتی ہے, جو کہ جمہوریت کے دعوے دار ہیں, جو بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی, ملک میں جمہوریت لانا چاہتے ہیں, وہ ادارے اندر سے کتنے مضبوط ہیں. اس پر پلڈیٹ کی ایک رپورٹ آئی ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پلڈیٹ نے سیاسی جماعتوں کے اندر جو جمہوریت ہے اس حوالے سے ایک سروے کیا, اور اس سروے کی جو رپورٹ آئی اس متعلق تو ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن یہ سب ہے کیا, اس بارے میں ہم ضرور جاننا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی 56% کے ساتھ پہلی پوزیشن پر ہے. اگر جمہوریت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں پارٹی کے اندر, نیشنل پارٹی 47% کے ساتھ دوسرے نمبر پر, تحریک انصاف تیسرے پر, عوامی نیشنل پارٹی چوتھے, پیپلز پارٹی 5ویں, اور جمعیت علماء اسلام اور متحدہ جو ہے 6 نمبر پر, جبکہ 7ویں اور آخری نمبر پر مسلم لیگ نون ہے. اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت احمد بلال محبوب صاحب موجود ہیں, آپ پریزیڈنٹ پلڈیٹ ہے. احمد صاحب, یہ بتائیے گا, ہم نون لیگ سے آغاز کرتے ہیں جو کہ 7ویں اور آخری نمبر پر ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری عوام میں شعور نہیں ہے؟ وہ پارٹی جو جمہوریت کی دعوے دار ہے لیکن اس کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے, لیکن عوام اسی کو ووٹ دیتی. یہ بہت دلچسپ بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت تشویش کی بھی بات ہے. ہم نے اس کا ذکر اپنے پریس ریلیز میں بھی کیا ہے کہ مقبولیت اور پارٹی کی داخلی جمہوریت میں تعلق کا نہ ہونا بڑی تشویش کی بات ہے, کہ لوگ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ پارٹی کے اندر جمہوریت ہے یا نہیں ہے. اس کی مقبولیت کچھ دوسری چیزوں کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے, اور میں لوگوں کی ججمنٹ کو جج نہیں کر سکتا, وہ ان کی اپنی رائے ہے. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ ماضی میں اصل میں اور اتنے بڑے مسائل رہے ہیں, ہماری گورننس اتنی پور رہی ہے, ہماری اکانومی اتنی پور رہی ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی ان کی اکانومی کو بہتر ڈیل کر سکتی ہے, ان کی بے روزگاری کو ڈیل کر سکتی ہے, ان کے مسائل حل کر سکتی ہے, اچھی گورننس دے سکتی ہے. تو غالباً اندرونی جمہوریت اہم تو ہے,
لیکن شاید سب سے بڑی ترجیح عوام میں نہیں اس کا ہے، شعور نہیں ہے. سب سے بڑی ترجیح نہیں ہے، شعور بھی ہے. اچھا، عام فہم کرنے کے لیے اس بات کو آسان الفاظ میں سمجھ لیے، جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جمہوریت پارٹی کے اندر کیا ہے، یہ ذرا بتائیے کہ جو یہ آپ نے سروے کیا یہ کس طرح سے کنڈکٹ کیا ہے اور کن باتوں کو سامنے رکھ کے آپ نے جج کیا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ سب سے آخر میں کھڑی ہے. دیکھیے یہ سروے نہیں ہے، یہ تو حقائق ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ان کا تجزیہ کیا گیا ہے، اور یہ تجزیہ کر کے اس کی سکورنگ کرنے کے لیے ایک 50 رکنی کمیٹی بیٹھی جنہوں نے جیوری سمجھ لیجئے، اس نے بیٹھ کے ان تمام حقائق کو دیکھنے کے بعد کچھ سکورنگ کی. ان سکورنگ کا ایوریج ہے جو اس کے اندر ہم نے پیش کیا ہے. تو یہ اصل میں 12 ایسے نکات تھے جو ہمارے خیال میں کسی پارٹی کے اندر جمہوریت کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ایک اہم امر کا درجہ رکھتے ہیں، فیصلہ کن اہمیت رکھتے ہیں. مسئلہ یہ کہ پارٹی کا دستور کتنا جمہوری ہے. پارٹی کے اندر جو ادارے ہیں جیسے اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے یا اس کی نیشنل کونسل ہے یا اس کی جنرل کونسل ہے جس کو مختلف پارٹیاں مختلف ناموں سے پکارتی ہیں، وہ کتنی با اختیار ادارے ہیں، ان کے اجلاس کتنے باقاعدگی سے ہوتے ہیں، پارٹی میں انتخابات کتنی باقاعدگی سے ہوتے ہیں، اور وہ انتخابات صرف نام کے ہوتے ہیں یا ان کے مقابلہ بھی ہوتا ہے، یعنی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں پھر ان سے منتخب ہوتے ہیں اور وہ باقاعدگی سے ہوتے ہیں اور وہ صاف شفاف ہوتے ہیں، لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہے. پھر یہ کہ پارٹی جو ہے وہ اپنے سالانہ کوئی اجلاس منعقد کرتی ہے اپنے ممبرز کا. کیا پارٹی کے جو فیصلے ہیں، اگر پچھلے سال کے 3 بڑے فیصلے لے لیے جائیں تو وہ کس طرح سے ہوئے تھے؟ کیا اتفاق رائے سے ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے. کیا پارٹی کے جو ٹکٹ دیے جاتے ہیں مختلف اسمبلیوں کے الیکشن کے لیے یا مقامی حکومتوں کے الیکشن کے لیے، کیا اس میں مقامی جو شاخیں ہوتی ہیں پارٹی کی وہ بھی کوئی حصہ لیتی ہیں؟ تو یہ 12 نکات تھے جن کے اوپر ہم نے مارکنگ کی. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ خواتین کو اور مائنورٹیز کو کتنا حصہ دیا جاتا ہے. اچھا، ابھی آپ نے خواتین اور مائنورٹیز کی بات کی اور پھر وہ جماعت اسلامی کی طرف ذہن جاتا ہے کیونکہ جماعت اسلامی جو وہ سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے، سب سے آگے ہے. تو جماعت اسلامی میں ہمیں ریپرزنٹیشن خواتین کی اس طرح سے نظر نہیں آتی. ابھی جو انہوں نے ریسنٹلی کیا ہے وہ ایک اور چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمیں پیچھے اس طرح سے نظر نہیں آتا. لیکن ہاں، انٹر پارٹی الیکشنز اور ان معاملات میں ہمیں جماعت سٹینڈ آؤٹ کرتی نظر آتی ہے. دیکھیے جماعت اسلامی کا میں دفاع تو نہیں کر رہا، لیکن جو حقائق چونکہ ہم نے اکٹھے کیے ہیں وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے پارٹی کے اندر خواتین کی بے پناہ نمائندگی ہے، لیکن فرق نہیں پہلے سے ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کے 2 ونگز ہیں. ایک خواتین کا ونگ ہے، وہاں اس میں سیگریگیٹڈ ہے. یہ ان کا ایک آئیڈیالوجی کا حصہ ہے کہ خواتین کو سیگریگیٹڈ رہنا چاہیے اور مردوں کو الگ رہنا چاہیے. تو وہ خواتین کا ایک ونگ ہے، اس کی الگ ناظمہ ہے، اس کی الگ قیمہ ہے، اس کی اپنی شورا ہے، اس کی اپنی ناملہ ہے، اس کا پورا ایک نظام ہے نیچے تک، اور اسی طرح مردوں کا ہے. لیکن اب یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جو شورا ہے مردوں کی، اس کے اندر اب ایک کمبائنڈ شورا بنے گی کہ 10 خواتین بھی اس کے اندر شامل ہوں گی. تو یہ اگرچہ ناکافی ہے میرے خیال میں، لیکن یہ ایک اچھی ابتدا ہے اور اچھی تبدیلی ہے کہ 70 سال کے بعد ایک پارٹی اپنا سٹانس بدل کے خواتین کو اپنی شورا میں لے آئی ہے. تو امید کرنی چاہیے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. چلے ٹھیک ہے، یہ تو جماعت اسلامی کی بات ہوگی. تحریک انصاف کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے. اچھا، تحریک انصاف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو عمران خان کے بغیر وہ پارٹی کی کھڑی نظر نہیں آتی ہے. تو کون سی ایسی بنیادیں ہیں، کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ تیسرے نمبر پر آنے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھیے اس میں ایک تو بڑی بات یہ ہے، اگرچہ وہ تجربہ کسی حد تک ناکام رہا، لیکن ناکام ہونے کے باوجود پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں وہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے، وہ پارٹی کے اندر کے انتخابات ہیں. یعنی اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے منظم انداز میں، وہ تو ابھی پیچھے کافی اس کے اوپر بھی سوالات اٹھتے رہے. سوالات ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سوالات اٹھنے کے باوجود اتنے کمپیٹیٹو الیکشن کسی اور سیاسی پارٹی میں دیکھنے میں نہیں آئے، جس میں پولنگ بوتھ بنے ہوں، جس میں قطاریں لگی ہوں، لوگ ووٹ دے رہے ہوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ووٹ دینے آئے پولنگ بوتھ میں. تو یہ بڑا اچھا ایک ایکسپیرینس. چلیے ان کا پلس. اچھا، پیپلز پارٹی کی طرف آ جاتے ہیں، 6 نمبر پہ کھڑی ہے. کیا وجہ ہے عامر کے خلاف کھڑی ہونے والی وہ جماعت جو جمہوریت کی دعوے دار ہے، اس کے اندر جمہوریت ہمیں کہیں بھی نہیں نظر آتی؟ جی بڑا انفارچونیٹ ہے. دیکھیے اس میں بڑی بات تو یہ ہے کہ اس پارٹی کا اگر آپ دستور دیکھیں تو 3 یا 4 صفوں کا دستور ہے. اس کے اندر کوئی بیان نہیں کیا گیا کہ اس کے مختلف پارٹی کے جو سٹرکچر ہوں گے ان کے کیا اختیارات ہوں گے، کیا تقسیم ہوگی اختیارات کی، پارٹی کیسی چلائی جائے گی. اس کے الیکشن بھی کبھی سننے میں نہیں آئے. چپکے سے خیر کئی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہوتے. ایک
اور दुबई से बैठ के फैसले हो जाते हैं। हाँ, एक खानदान की इजारादारी है, मौरूसी सियासत। लेकिन मौरूसी सियासत भी जरूरी नहीं कि गैर जमहूरी हो। अगर उसे फ्रीक्वेंट इलेक्शन के जरिए सैंक्शन मिल रही हो तो वो जमहूरी है, लेकिन वो नजर नहीं आता। लेकिन चंद खानदान जो है हमें हर वक्त नजर आते हैं, बार बार। नून लीग की बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे सेगमेंट का वक्त भी खत्म हो रहा है। क्या वजह है नून लीग की 7वें नंबर पर आने की? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस पार्टी के अंदर मौजूद ही नहीं है सिरे से? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस पार्टी के इलेक्शन भी अब ओवर ड्यू हो चुके हैं। तो इलेक्शन होते हुए हमें तो नजर नहीं आ रहे। 2015 में ड्यू थे, इलेक्शन नहीं हुए, 16 हो गया है और कोई तैयारी भी नजर नहीं आ रही। तो पार्टी में अगर इलेक्शन ही नहीं हो रहे तो वो भी इसकी पहली जमहूरी बुनियाद को कमजोर करती है। फिर पार्टी के अंदर देखिए, इसकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके साल में 4 इजलास होने चाहिए उनके अपने दस्तूर के मुताबिक। साल से ज्यादा हो गया, उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। उसकी नेशनल काउंसिल का साल में इजलास होना चाहिए। बाला फैसले हो जाते हैं। कई साल हो गए हैं, उसकी कोई इजलास ही नहीं हुआ। पार्टी के अंदर हकीकतन कोई जमहूरियत नहीं है। ठीक है, मकबूल है, अच्छी मुनज़्ज़म है और गुड गवर्नेंस भी निस्बतन बेहतर मुहैया करती है, दुरुस्त है, लेकिन पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है। ठीक है, ये उसकी कमजोरियां हैं। अच्छा, आपने अहमद बिलाल साहब ये एनालिसिस किया, आपकी कमेटी बैठी, तमाम चीजें देखी गई, लेकिन अगर इन्हीं पार्टीज के अंदर जमहूरियत नहीं होती तो आप क्या कहते हैं, क्या जमहूरियत मुल्क में प्रिवेल करेगी? फिर क्या इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए, तरतीब यूं होती है, हमने ये पार्टियों के अंदर दाखिली जमहूरियत का सवाल इससे पहले नहीं उठाया, पिछले साल पहली बार उठाया, इसलिए कि तरतीब है कि मुल्क में, माशरे में पहले जमहूरियत आनी चाहिए। पार्टियों में पहले जमहूरियत नहीं आएगी, पहले तो आएगी मुल्क में। और मुल्क में अगर जमहूरियत रवां दवां होगी तो फिर मुल्क के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में भी आएगी। तो अब जबकि मुल्क में किसी हद तक जमहूरियत आ चुकी है, इलेक्शन हो चुके हैं 2002, 2008, 2013 और यहाँ पे असम्बली भी है, कोर्ट्स भी हैं, मीडिया भी आज़ाद है, तो अब सियासी पार्टियों में भी जमहूरियत आनी चाहिए। इसलिए हम इसको रेज कर रहे हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि लोग ये सवाल उठाएं, पार्टियों के अंदर भी और बाहर से भी, कि पार्टियों को भी जमहूरी होना चाहिए। ये अगर जमहूरी नहीं होगी तो जमहूरियत गैर मुकम्मल होगी। चलिए, ठीक है। अहमद बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का हमारा वक्त भी खत्म हो गया। मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग के कहाँ ये पार्टीज, इनके अंदर जमहूरियत किस कदर है, ये पिलडाट ने एक एनालिसिस किया और ये एनालिसिस इस हवाले से आपने देखा कि जमात इस्लामी जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं वो सर फहरिस्त है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिले, जो आई और बरसर इक़्तिदार आई, लेकिन उसको सबसे कम वोट मिलते हैं। आपको बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मेरी सबसे इनको याद रखिएगा अपने दुआ में। अल्लाह हाफ़िज़।